एक अधिवक्ता के साथ मैं मौजूद हूँ और आज हमारे देश में बहुत विकराल जो है मुद्दे चल रहे हैं और वर्तमान समय में जो है मुद्दा जो है इस समय युद्ध का चल रहा है और युद्ध ऐसा चल रहा है जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और युद्ध को देखते हुए जो है पूरा विश्व चिंतित है। आप एक अधिवक्ता हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा देश का परिवर्तन नए भारत का जन्म 2014 में हुआ और नया भारत के नाम से जाना जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आई कैन न्यूज़ को सैल्यूट करता हूं कि ज्वलंत मुद्दे पे आई कैन न्यूज़ अपनी बात को रखते हैं। मैं इस क्रम में आई कैन के इस प्रश्न को एक अपने दृष्टिकोण से बताना चाहता हूं कि 1952 में चाइना आज़ाद हुआ और 1947 में मेरा देश भारत आज़ाद हुआ। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि 1947 में हिंदू मुसलमान की बात की जाती थी, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात की जाती थी। आज चाइना हमारे देश से बहुत आगे है, लेकिन मैं वही हूँ, भारत वही है, वही हिंदू मुसलमान, वही हिंदुस्तान पाकिस्तान। वही बात महंगाई की, निश्चित तौर पे आपका यह प्रश्न वाजिब है कि 2014 के बाद ही देश आज़ाद हुआ है। 2014 के पहले हम लोग परतंत्र थे। ये आज त्रासदी, भूख, भय, शिक्षा, इलाज, गैस की किल्लत, पेट्रोल की किल्लत, लोगों को पैनिक करके पैसे की वसूली, इसमें सरकार और बड़े व्यापारी जनता का दोहन कर रहे हैं। नई भारत में नया भारत 2014 के बाद जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बने तो बहुत सारे उन्होंने वादा किया था। बेरोजगारी पर उन्होंने चर्चा किया था, लाखों बेरोजगारों को नौकरी देने की बात, उनकी आयु समाप्त हो चुकी है। महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने बात किया था, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ गई, ऐसा मैं नहीं, जनता बोल रही है। इस पर क्या आप संदेश देना चाहते हैं? ये भारत के प्रधानमंत्री विधि आयोग के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन से जब उनके एजुकेशन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने राइट टू एजुकेशन को ही वीक कर दिया। रही बात महंगाई की, महंगाई तो इस समय हर जगह लाइन लगी हुई है, चाहे वो पेट्रोल हो, गैस की किल्लत हो। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनका एकमात्र केवल काम है मंदिरों में घंटी बजाना, जुलूस निकालना, भंडारा करना। केवल वो उसी चीज़ के लिए नेता बने हुए हैं कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, जनता का कुछ ना हो। जनता अगर जागरूक होगी तो उनकी विधायकी, उनकी राजनीतिक व्यवस्थाएं सब चौपट हो जाएगा। इसलिए जनता ही पीसी जा रही है। एक आप बहुत अच्छे अधिवक्ता भी हैं और आपने देखा है कि जो है जब हमारे देश में टीएन सेशन थे, चुनाव आयोग थे, उस समय चुनाव आयोग को जो है हमारा लगता है कि जो भारत की जनता नहीं जानती चुनाव आयोग क्या होता है और चुनाव आयोग की ताकत क्या होती है। लेकिन टीएन सेशन जैसे जो है व्यक्ति आते हैं और चुनाव आयोग की ताकत को समझाते हैं। उस समय की ताकत चुनाव आयोग की और वर्तमान की ताकत चुनाव आयोग की, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? सबसे पहले मैं हमारे आइडियल श्री स्वर्गीय टीएन सेशन जी को मैं सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने अपने शासनकाल से ही प्रारंभ किया कि
निर्वाचन आयोग क्या होता है। उनके समय काल में ही, कालखंड में ही लोग पहचाने, लोग चुनाव आयोग की शक्तियों को जाने, चुनाव आयोग क्या होता है। लेकिन आज के परिवेश में चुनाव आयोग क्या, भारत की सारी संवैधानिक संस्थाएं बिकी हुई हैं और सरकार हफ्ता वसूली करती है, चाहे वो सरकार नरेंद्र मोदी की हो, चाहे किसी भी अन्य पार्टी की हो। ये टीएन शेषन ने अपने शासनकाल में तो इस बात का अंदाजा लगाया, लोगों को पता चलवाया, प्रशासनिक अमले में भी टीएन शेषन के कार्यकाल की। यानी आपका कहने का मतलब यह है कि उस समय का टीएन शेषन जो चुनाव आयोग की ताकत को समझाए थे, और उस समय जो ताकत उन्होंने दिया था वर्तमान समय में वो ताकत नहीं है, कमजोर हो चुकी है। आज की सरकारें उनको खरीद चुकी हैं, वो संस्थाएं बिक चुकी हैं। ये कैसे कह सकते हैं? एकदम यही हो रहा है, डंके के चोट पे हो रहा है। कैसे कह सकते हैं? क्या उसकी प्रूफ है कि जो है वो खरीद लिया है चुनाव आयोग को सरकार ने? देखिए, धन लोलुपता ये मानव स्वभाव में है। किसी भी संस्था को संचालित करने के लिए मानव शक्ति, मानव ऊर्जा, मानव का आईक्यू, ये सारा काम उस पद के लिए ही यूज किया जाता है। टीएन शेषन ने कभी घूस की बात नहीं की, किसी सरकार से पैसा नहीं लिया कि आपको कब कैसे डेट फिक्स करना है चुनाव के लिए। आज की जो चुनाव अधिकारी हैं, मुख्य चुनाव अधिकारी, वो चाहे इसके पहले भी, धन किसको प्यारा नहीं होता है, धन सबको प्यारा होता है। ये मौलिक अधिकार भी है कि धन कमाइए आप, लेकिन संविधान और संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से नहीं, अपने मेहनत के बल पे। तो अंतर ये है कि आज डंके की चोट पे मैं कह रहा हूँ, मैं अधिवक्ता हूँ, मैं इस बात को जानता हूँ, कोर्ट में तमाम संस्थाएं आज कैसे अपना चला रहे हैं, उस बात को क्या कहा जाए। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि आज की सारी भारत की संवैधानिक संस्थाएं फ्लॉप हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी है। अगर मान लीजिए कि विपक्ष की सरकार, यदि सरकार बदल जाती है, तो क्या ये उस समय चुनाव आयोग मजबूत हो जाएगा, या जो है महंगाई कम हो जाएगी, या बेरोजगारी जो है नहीं रहेगी? क्या ये मान लिया जाए? यहाँ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पटौना में चीनी मिल की बात करके गए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए यहाँ से उन्होंने जो है अनाउंस किया, उद्घोष किया। आज चीनी मिल की स्थिति बद से बदतर है। वहाँ लोगों ने चीनी मिल की जमीन को एक्वायर किया है। बात बेरोजगारी की है, बात शिक्षा की है। आज नेपाल में बालन शाह जो 36 साल का नवयुवक है, उनकी सरकार है। मैं बालन शाह को सैल्यूट करता हूँ और मैं आह्वान करता हूँ, जो लोग इस सरकार से नाखुश हैं वो तख्ता पलटने का काम करें। अच्छा, ये आप ये बताइए कि सारी बातें जो आप कर रहे हैं, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आप जो ये सारी बातें कर रहे हैं, सरकार बदलनी चाहिए? निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा दार्शनिक ने कहा है जी, दार्शनिक ने कहा है कि राजा एक बार ही चुना जाना चाहिए, चाहे वो राजतंत्र हो या लोकतंत्र हो। लेकिन यहाँ राजा तीसरी बार, चौथी बार वही राजा चुना जा रहा है। उनकी भाषा में राजशाही है, वो फरमान जारी करते हैं, लाइन में लगाना उनकी आदत है, और सरकार निश्चित तौर पर बदलनी चाहिए। आप हमारे साथ जो है निर्मल साहा अधिवक्ता है, आज हमारे साथ जुड़े रहे और काफी इन्होंने समय दिया, और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत सारी बातें कहने के लिए, जनता के हितों की बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने इस इंटरव्यू में आईकैन के माध्यम से आईकैन को, उनके सहयोगियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो इन मुद्दों पे ऐसे ही लगातार संघर्ष करें और जनता का उसको फायदा मिले। इन बात के साथ मैं आईकैन को प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय आईकैन।